हेलो। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है डिफ्रैक्शन। तो आखिर ये डिफ्रैक्शन होता क्या है? देखिए, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग अपना पिछले लेक्चर में इंटरफ्रेंस और जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे उनको हम लोग ने कवर किया। अब क्या है कि हम लोग के पास बचा है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो देखिए, डिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो ये इंटरफ्रेंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बेसिकली इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में हम बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा इस पे डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। एक्चुअली जो डिफ्रैक्शन है वहां पर एक सोर्स ना होकर या दो सोर्स ना होकर वहां पर बहुत ढेर सारे सोर्सेज होते हैं, और किस तरीके से होता है वो सब जानेंगे। बट ये है हमें सबसे पहले समझना कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते कि ये रहा फिनोमेना इंटरफ्रेंस का और ये रहा डिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो फिर बात आती है कि हम लोग इसको दो अलग अलग तरीके के फिनोमेना क्यों पढ़ते हैं। तो बात यह है कि इंटरफ्रेंस पे हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे माना कि दो स्लिट्स थी हम लोग के पास और उन स्लिट से निकलने वाला जो लाइट का यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन हो रहा था, ठीक है, जो दो लाइट्स यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रही थी उसकी वजह से जो पैटर्न मिल रहा था वो हो गया क्या हम लोग का इंटरफ्रेंस पैटर्न। अब इसी इंटरफ्रेंस पैटर्न जिस अरेंजमेंट पे हम लोग को ये मिल रहा है उस अरेंजमेंट में एक जो स्लिट है उसको अगर हटा ही दे, ठीक है, उस स्लिट को क्या करें, हटा दे, तो अब जो हम लोग के पास अरेंजमेंट बचा इससे हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। अब समझिए बात, इस पे गौर से बहुत ज्यादा। जब स्लिट्स ऐसी थी दो, ठीक है, जब दो ऐसी स्लिट्स थी तो हम लोग एक सोर्स और दो सोर्स ऐसे मान रहे थे और उनकी वजह से जो लाइट का यहां पर सुपरपोजिशन हो रहा था उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे, वो हो गया हम लोग का इंटरफ्रेंस। बट डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ने सिर्फ एक सोर्स रखा, उस केस में अब इस सोर्स को अगर हम लोग बहुत माइन्यूटली देखें तो हाइगन्स वेव प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर इस पे कोई वेव आकर फॉल हो रही है, ठीक है, अगर इस पे कोई वेव आकर फॉल हो रही है तो होगा क्या कि मान लीजिए कि वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, सॉरी, मान लीजिए कि वेव फ्रंट जो है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और इस पे ऐसे फॉल हो रहा है। तो जब इस जगह पर आएगा तो इस वेव फ्रंट का ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। यानी कि इस पे बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स अगर हम लोग माने कि वो वाइब्रेट करेंगे, वो एक जगह होंगे जहां से कि नई वेवलेट्स क्या होंगी, जनरेट होंगी, और वो वेवलेट्स क्या होंगी, कुछ इस तरीके से वेव्स को ऐसे जनरेट करेंगी, ठीक है, ऐसे वेव फ्रंट्स ऐसे आगे बढ़ेंगे और फिर वो आपस में सुपर इंपोज होंगी। अब यहां पर सिर्फ दो वेव नहीं, बहुत ढेर सारी इस तरीके की वेव्स निकलेंगी, बहुत ढेर सारी, ठीक है, बहुत ढेर सारी, और हमें जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो अलग तरीके से देखने को मिलेगा। उसका जो इंटेंसिटी वेरिएशन है वो भी अलग तरीके से होगा। जैसे कि उसमें जो वेरिएशन था हम लोग का एक कांस्टेंट वेरिएशन था कि डार्क ब्राइट फ्रिंज इस तरीके से मिल रही थी, बट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलता है वो अलग तरीके का होता है। उसमें एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट होता है और उसके बाद फिर किनारे जो होते हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं स्पॉट्स। अगर हम लोग ने यहाँ पर होल लिया है, स्लिट लिया है तो अलग तरीके से मिलेगा, स्लिट में हम लोग को इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी वो क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ जानेंगे। बट अभी क्या है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि इंटरफ्रेंस से कनेक्ट करते हुए डिफ्रैक्शन को। तो आई होप ये जो चीज थी वो समझ पे आ गई होगी कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन एकदम अलग चीजें नहीं है। बस इंटरफ्रेंस पे हम लोग के पास लिमिटेड सोर्स मान के उसको करते हैं, जैसे उसमें मान रहे थे कि दो स्लिट्स हैं, उनकी वजह से जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वेव्स का, मतलब इससे वेव निकल रही है और वो जा रही है यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रही है, और यहाँ पर जो भी पैटर्न मिल रहा है उसकी वजह से या फिर इंटेंसिटी वेरिएशन जो भी देखने को मिल रहा है वो हम लोग इंटरफ्रेंस में पढ़ते हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में जब दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा, कुछ मतलब मल्टीपल सोर्सेज होते हैं जहां से कि वेव्स आती हैं और किसी पॉइंट पर जाकर सुपर इम्पोज होती हैं, तो फिर वो जो एक हम लोग का पैटर्न बनता है या जो इंटेंसिटी वेरिएशन मिलती है वो डिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बिल्कुल डिफ्रैक्शन पे ही कि आखिर ये डिफ्रैक्शन होता क्या। तो देखिए, डिफ्रैक्शन जो हम लोग एक इसकी डिफिनीशन मान सकते हैं वो ये है, मतलब इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा जान सकते हैं,
एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक मान लीजिए दीवार है ऐसे, और आपका दोस्त वो इस जगह पर खड़ा है और आप खड़े हैं इस जगह पर। आपने उसका नाम पुकारा, तो जैसे ही आपने उसका नाम पुकारा, क्योंकि ये जो वॉल है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, वो ये वॉल क्या है, बहुत बड़ी है, और आपका फ्रेंड इस तरफ है, तो अब क्योंकि आप जब जैसे बोल रहे हैं, आपने ऐसे बोला और वो आपकी आवाज आई और आके दीवार पे टकरा गई, वो क्या होगी दीवार, मतलब दीवार से टकराने के बाद वो वापस चली जाएगी। तो आपके दोस्त को आपकी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, हाँ या ना? बट फिर भी उसको सुनाई देता है, ठीक है, अगर वॉल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो भी आपने बोला वो आपके फ्रेंड को सुनाई देगा। क्यों होगा, क्यों? इस वजह से होगा। अगर मैं इसी सिनेरियो को इस तरफ से बनाकर दिखाऊं कि ये एक वॉल है, ये आप यहां पर खड़े हैं और इधर आपका फ्रेंड खड़ा है, तो जब आपने बोला तो आपके उससे वेव फ्रंट्स गए और वो यहां पर इस जगह पर जैसे ही पहुंचे, तो यहां पर वो सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव किया ये पॉइंट, और यहां से फिर से ऐसे वेव्स ऐसे जनरेट होती हैं। समझ रहे हैं? ये एकदम से ब्लॉक नहीं होता। और ये जो बेंडिंग ऑफ साउंड वेव था, ये भी डिफ्रैक्शन फेनोमेना ही है। तो सिमिलरली लाइट के केस में भी होता है, वाटर वेव्स के केस पे भी होता है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं वहां पर जो वेव्स आ रही हैं वो नियरली ऐसे प्लेन वेव्स की तरह है, प्लेन वेव फ्रंट की तरह है। बट जैसे ही ये ऑब्स्टेकल और उसके बीच में एक छेद के पास आई, तो यहां से वो ऐसे 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 हुआ, और यहां पर देखिए साथ ही साथ इसमें और आपको अलग तरीके से यहां पर वेव्स दिखाई दे रही हैं इस जगह पर, जो कि बाकी रिफ्लेक्शन वगैरह से मिलकर बनी होंगी, या हो सकता है कि यहां पर भी थोड़ी थोड़ी ओपनिंग हो, तो वहां से वो वेव्स जनरेट हो रही हैं। यानी कि अगर सिंपली देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये जो वेव्स आ रही थी प्लेन वेव्स, अगर डिफ्रैक्शन फेनोमेना नहीं हो रहा होता तो यहां पर सिर्फ हमें जो वेव फ्रंट्स देखने को मिलते, सिर्फ इसी रीजन पे देखने को मिलते। ये जो पूरा यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है वेव्स की कि वो ऑब्स्टेकल के एजेस के अराउंड क्या करते हैं, बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का कहलाता है डिफ्रैक्शन। अब अगर इसको पर्टिकुलर लाइट के केस में पढ़ा जाए तो इसको कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन अपर्चर और ऑब्स्टेकल एंड एंट्री ऑफ लाइट इवन इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या मतलब? वही कि लाइट है, किसी ऑब्स्टेकल पर फॉल हुई, अब अगर वो वेव ना होती तो यहां पर ब्लॉक हो जाती, बट जो लाइट है वो वेव है, तो क्योंकि उसका वेव फ्रंट आकर ऐसे टकरा रहा है, मान लीजिए कि स्फेरिकल ही आ रहा था, तो यहां से फिर से वो जनरेट होगा ऐसे, और वो क्या हो गई, बेंड हो गई। देख रहे हैं ये ऐसा, अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं तो ये ऐसे बेंड हो जा रही लाइट। ठीक है, और किधर बेंड हो रही है? जिधर ज्योमेट्रिकल शैडो फॉर्म होना चाहिए था उस जगह पर भी लाइट पहुंच गई। क्लियर? ये होता है हम लोग का डिफ्रैक्शन का फेनोमेना। ठीक है, अब लाइट के केस में डिफ्रैक्शन, या फिर वाटर वेव्स के केस में डिफ्रैक्शन, या फिर साउंड वेव्स के केस में जो डिफ्रैक्शन होता है, वहां पर साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो कंपेरेबल होनी चाहिए इस ऑब्स्टेकल के साइज के, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ है उसका ऑर्डर और इस ऑब्स्टेकल का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं कंपेरेबल होना चाहिए। इसी तरीके से वाटर वेव्स जो यहां पे जनरेट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ और जो यहां पर ऑब्स्टेकल है, ठीक है, ये भी एक तरीके का ऑब्स्टेकल ही है, ये जो ऐसे है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये और ये पूरी तरीके से तो वेव को रोक रहे हैं, बट ये यहां से जाने दे रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से चेंज है ये पूरे वेव फ्रंट में। तो ये भी क्या कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये ऑब्स्टेकल है और इसके अबाउट यहां पर कर्व हो रही है। ठीक है, इधर बेंड हो रही है वेव प्लेन वेव फ्रंट, तो ऐसे इधर आ रहा है। ठीक है, ऐसे आया यहां से टकराया और यहां से ऐसे 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 मुड़ गया। ठीक, या इस तरफ भी ऐसे बोल सकते हैं कि ये इधर ऐसे मुड़ गया। ठीक है, बात समझ पे आई? तो अब क्या हुआ कि क्यों हम लोग ने देखा कि लाइट वेव का अगर डिफ्रैक्शन हम लोग को पढ़ना है तो इस पे वाटर वेव और साउंड वेव पे जैसे उनमें
कंपेरेबल होना चाहिए। तो लाइट के केस पे भी ऐसा ही होना चाहिए कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो ऑब्स्टेकल जो है उसके अपर्चर या फिर जो उसका साइज है उसके कंपेरेबल होना चाहिए। क्लियर? तो अब क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, उस केस में जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए वो भी हमारा बहुत कम साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे मेन बात होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें तो भी लाइट का डिफ्रैक्शन होता है, तभी जो कोई ऑब्स्टेकल है, बल्ब इस तरफ जल रहा है, लेट अस सपोज बल्ब इस तरफ जल रहा है और आपके सामने एक दीवार है, फिर भी दीवार के कॉर्नर्स पे थोड़ा बहुत उजाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए इधर बल्ब लगा हुआ है, इधर वो दीवार है इधर, बट जो इससे वेवफ्रंट जा रहा है वो ऐसे जब यहां पर पहुंचते हैं तो इस जगह पर फिर से ये ऐसे जनरेट होने लगता है। ठीक है, इधर से ऐसे जनरेट होते हैं। उस केस में यहां पर डार्कनेस होती है, जबकि यहां पर थोड़ा बहुत लाइट हमें दिखाई देती है, वो भी थोड़ा ऐसे पैटर्न बनाते होती है। ये नहीं कि एक ही इंटेंसिटी यहां पर लाइट मिलेगी, यहां पर थोड़ी ज्यादा, फिर कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, इस तरीके से मिलती है इस जगह पर। ठीक है, समझ गए? तो ये था कि हम लोग को डिफ्रैक्शन अपने डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है, ये सब हो गया। डिफ्रैक्शन को जान गया क्या हो गया। अब इसकी अगर एक पर्टिकुलर स्टडी करी जाए, जैसे कि यहां पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया जाए, तो वहां पर किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कहां पर मैक्सिमम मिलता है, कहां पर मिनिमम मिलता है, ये सब अब हम लोग को देखना है। तो देखिए, इसको परफॉर्म किया, इस पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो किया फ्रॉनहोफर ने, तो उन्हीं के नाम पर ये चलता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और यहां पर जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है उस केस में सोर्स, ये स्लिट और स्क्रीन, यहां पर ये हम लोग लेते हैं कि जो सोर्स है वो स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि जो वेव फ्रंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो इस तरफ स्क्रीन जा रही है वो भी कैसी है, इनफाइनाइट पे रखी है, यानी कि अब क्योंकि यहां से जो वेव फ्रंट है वो निकल रहा है बाहर और वो जाकर क्या हो रहा है, यहां पर एक काफी डिस्टेंस पे जा रहा है। अब किसी को हम लोग को अगर इनफाइनाइट पे प्लेस करना है तो छोटी क्लास की अपनी वो चीज याद करिए जहां पर कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते थे थ्रू स्फेरिकल लेंस। ठीक है, उसके कुछ केसेस बनते थे जहां पर कि अगर सन है इधर तो उसको कंसीडर करते थे कि वो इनफाइनाइट पे रखा है। ठीक है, और वहां से जो सन रेज आ रही हैं वो फॉल हो रही हैं इस लेंस पर, और वो फिर जाकर जो इसका फोकस होता है उस पॉइंट पर मीट करती हैं। यानी कि अब अगर इस पे मैं ड्रॉ करूं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये इस तरह जाएगा, तो ये एफ हो जाता है, फिर यहां पर 2f होता है। ठीक है, यहां पर f और यहां पर 2f, ऐसे था कि नहीं था, कुछ याद आया? ठीक, तो उस केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मानते थे कि जैसे सन है तो वो तो इनफाइनाइट में है ही, अगर इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर रखा हो तो ये मानते थे कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द, जो यहां पर हम लोग का 2f है उस पे रखा हुआ है। बट इससे थोड़ा और दूर जैसे ही ऑब्जेक्ट जाता था उसको भी मान लेते थे कि इनफाइनाइट पे है। यानी कि इनफाइनाइट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि देखो वहां पर रख दोगे तो कहेंगे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से मतलब यह है कि जब उससे निकलने वाली वेव्स लेंस तक आए या किसी जगह पर आए तो वो कैसी आए, हम लोग की पैरेलल आए। ठीक है, तो यही चीज यहां पर किया गया है, ये लेंस लगाकर। ये लेंस लगाने का मकसद क्या है? मकसद है एक प्लेन वेव फ्रंट को जनरेट करना। देखिए, जब सन से आता है तो भी प्लेन वेव फ्रंट आता है, और जब यहां से थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं तब भी वहां से निकलने वाली लाइट जो आती है वो एक प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म पे ही आती है। तो यही चीज यहां पर किया गया है कि अब देखो, जो पूरा एपरेटस है ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक लैब है हम लोग की, तो एक लैब पे हम लोग इसको रख दें और दूसरी लैब जो है उस पे सोर्स रख दें, तीसरी लैब जो है वहां पर स्क्रीन रख दें, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो इस कंडीशन को अचीव करने के लिए कि जहां पर हम लोग का यहां पर फॉल होना चाहिए एक प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि सोर्स ऐसा लगना चाहिए कि इनफाइनाइट में है, तो हम लोग यूज करते हैं इस कॉन्वेक्स
लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस करता क्या है कि जब इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे सोर्स को रखते हैं तो वो इसका जस्ट अपोजिट वाला केस करता है कि फोकस पे यहां पर सोर्स अगर रखा है तो वो इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म करता है, यानी कि इसकी जो रेज होती हैं वो एक पैरेलल हो जाती हैं। अब इस पैरेलल रेज को यहाँ पर एक आइरिस लगाकर, आइरिस यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको लगाकर इस ये जो स्लिट है उस पर फॉल कराते हैं। ठीक है, अब खास बात क्या है कि ये जो एक स्लिट है ये एक सिंगल स्लिट है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे इधर और ये इधर ऐसे है, ये बीच में ये स्लिट है ये। ठीक है, स्लिट, ये पूरा यहां पर ऐसा स्लिट है इस जगह पर। अब ये जो स्लिट है इसमें मौजूद हर एक पॉइंट बिहेव करता है एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि जो भी वेव फ्रंट यहां पर आके फॉल हुआ उस पूरे वेव फ्रंट के पॉइंट्स बिहेव करेंगे एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि वहां से वेव्स जनरेट होंगी। अब वो जो वेव्स जनरेट हुई यहां पर मौजूद हर एक छोटे छोटे, वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, यानी कि ऐसे 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 वेव फ्रंट्स जनरेट हुए, यहां तक आए, इधर से हुआ, वो ऐसे आया, वो ऐसे मिला, और वो देखो इंटरफेयर कर रहा है। इस तरीके से ऐसे करते करते बहुत ढेर सारे ऐसे इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी वेव्स निकलती हैं वापस में, इधर से इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, मतलब बहुत ढेर सारी। तो यहां पर हम लोग को फिर से क्या करना होता है, एक लेंस लगाना होता है ताकि जो चीजें हैं वो फिर से यहां पर फोकस करी जा सके अलग अलग जगह पर। ठीक, तो ये जो अरेंजमेंट है वो आपको समझ पे आ गया होगा, जहां पर कि ये वाला जो हिस्सा है ये स्लिट यहां पर फॉर्म हो रही है, ये सोर्स है, ये लेंस है, क्यों लगाया गया है ये भी समझ पे आ गया, ताकि जो सोर्स है वो बिहेव करे जैसे कि इनफाइनाइट पे रखा हो, यानी कि इधर प्लेन वेव फ्रंट को ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद इधर फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है उसको आने वाले वेव फ्रंट को एक जगह जगह पर फोकस करने के लिए। ठीक है, और ये होती है स्क्रीन। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर जो इसकी विड्थ है, स्लिट विड्थ, उसको यहां पर ए मानकर चलते हैं हम लोग। क्लियर, यहां तक समझ पे आ गया। अब देखिए, अब जैसे यहां पर नीचे देखें इस इमेज को, तो अगर हमारे पास एक स्लिट है और उस स्लिट पे हम लोग ने एक लाइट फॉल कराई जिसका कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, यहां से आप देख पा रहे हैं ये वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन है। ये वेव फ्रंट जब आके यहां पर फॉल होगा तो यहां पर मौजूद हर एक छोटा 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 पार्ट बिहेव करेगा एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और यहां से बहुत ढेर सारी वेव्स निकलेंगी। ठीक है, बहुत ढेर सारी वेव्स निकलेंगी और वो आपस में इंटरफेयर करेंगी, आपस में सुपर इंपोज होंगी, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगी, और कुछ इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व होगा हम लोग को, जहां पर कि सेंटर पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, उसके बाद ये देखो डार्क स्पॉट होगा, उसके बाद फिर एक ब्राइट दिखाई देगा। बट अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ब्राइट है इसकी इंटेंसिटी भी कम है और विड्थ भी हम लोग की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस जगह पर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग ने क्या देखा कि यहां पर इंटेंसिटी वेरिएशन देखने को मिलता है। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है ये क्या है, इंटेंसिटी वेरिएशन है। तो किस तरीके से इंटेंसिटी वेरी कर रही है, देखो यहां जो सेंट्रल स्पॉट है वो इतना चौड़ा है, जबकि ये उसका लगभग आधा हो गया, ये ब्राइट स्पॉट, बट इसकी इंटेंसिटी क्या है, वो और डिक्रीज हो गई है। अब देखो यहां पर जो सेंटर वाले ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी थी वो कुछ इतनी ज्यादा थी इंटेंसिटी, अब यहां पर जो इंटेंसिटी है वो इतनी ही रह गई, इतनी। यहां वाले ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी इतनी और यहां वाले की इतनी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इंटेंसिटी वेरिएशन का ग्राफ, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए डिफ्रैक्शन में। अब इसी में जैसे कि हम लोग ने इंटरफ्रेंस पे मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन निकाली थी, वैसे ही यहां पर भी हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन फाइंड करेंगे। तो देखिए मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन अगर हम इस पे निकालें तो क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं मिनिमा की कंडीशन, फिर देखेंगे कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। तो मिनिमा की कंडीशन ये होती है, अब क्योंकि यहां पर जो लाइट आके फॉल हो रही है उसकी वजह से यहां पे
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये बिहेव कर रहा है सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस हर एक पॉइंट यहां पर। तो मान लीजिए कि मैंने कंसीडर किया एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जहां से कि वेव्स जनरेट हो रही हैं और वो जाकर इस जगह पर मीट कर रही हैं। ठीक है, इस जगह पर मीट कर रही हैं। अब ये वाली जो है वेव, उसकी वेवलेंथ है कुछ, और ये वाली जो वेव है इसकी है वेवलेंथ कुछ। जब ये दोनों जाकर यहां पर क्या करें, इंटरफेयर करी, तो इनका कुछ पाथ डिफरेंस निकल कर आएगा। तो जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये बात निकल कर आएगी कि अगर यहां पर जो एंगल है ये वाला, ये हम लोग ने जैसे थीटा मान लीजिए कंसीडर किया है, ठीक, तो जो ए साइन थीटा होगा, ए क्या है यहां पर, ये ए है, ठीक है। तो ए साइन थीटा बराबर जब एन लेमडा के होगा, उस केस में एन की वैल्यू अगर 1 2 3 4 हम कुछ भी ले लें, उस केस में जो पॉइंट होगा वहां पर वो हमें मिलेगा कितना, मिनिमा का मिलेगा। वहां पर हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, 0 होगी। बात समझ पे आई? यानी कि फिर से अगर मैं इस चीज को रिपीट करूं तो हम लोग ने क्या किया, जो स्लिट थी उस पे जब एक प्लेन वेव फ्रंट आके फॉल हुआ, मानना हम लोग ने कि यहां पर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस है जिससे कि वेव जनरेट हो रही हैं। एक वेव इधर कंसीडर करी, एक वेव इधर कंसीडर करी, उसको ऐसे 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 वेव बनाया, इसको ऐसे ऐसे बनाया। इन वेव्स को यहां से हम लोग ने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी और ये एंगल कंसीडर कर लिया, और ये एंगल बराबर है थीटा के, जो कि एंगल है इस सेंटर से इस पॉइंट पी का जो एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन, और सेंटर और पी के बीच यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है थीटा, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो ये जो डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस जो निकल कर आएगा ए साइन थीटा, अगर वो बराबर हो जाए किसके, एन लेमडा के, तो हम लोग को इस पॉइंट पर कितना मिलेगा, इंटेंसिटी 0 मिलेगा, मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी वो। ये हमें पता होना चाहिए, ये समझ पे आना चाहिए। अगर इसी में ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, यही जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो बराबर हो जाए किसके, 2n+1 लेमडा बाई 2 के, ठीक है, 2n+1 लेमडा बाई 2 के, उस केस में ये जो पॉइंट होगा वो बिहेव करेगा एज अ वहां पर कि मैक्सिमा हमें मिल रहा है। ठीक है, बात समझ पे आ गई, क्लियर? तो बस यही हमें ध्यान रखना है कि दो कंडीशंस हैं कि जब भी हमें डिफ्रैक्शन के मिनिमा की बात करनी है तो ये कंडीशन होगी, और डिफ्रैक्शन के मैक्सिमा की बात करनी ये कंडीशन होगी। जबकि जो इंटरफेरेंस वाला था वो देखने में हम लोग का कैसा था, थोड़ा सा अलग था। वहां पर ये मैक्सिमा की कंडीशन दिखता था, मैक्सिमा कंडीशन में ये वाला टर्म दिखता था मैक्सिमा कंडीशन में, और ये वाला टर्म दिखता था मिनिमा की कंडीशन में, ठीक है। जबकि यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है कि ए साइन थीटा इक्वल टू होना चाहिए दिस, तब होगा मैक्सिमा, और जब ये होगा तो होगा मिनिमा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और इसी चीज को लगाते हैं हम, इसी कंडीशंस को लगाकर फाइंड करेंगे दो चीजें, या कह लीजिए कि दो चीजें। पहली दो चीज क्या है कि मान लीजिए कि अब जैसे बात हुई कि ये वाले जो पोर्शन है ये मिनिमा के हैं पोर्शन, ठीक है, ये वाले जो पोर्शन है सारे ये मिनिमा के पोर्शन है। तो मिनिमा, पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, चौथा मिनिमा कहां कहां मिलेंगे? तो इसकी हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, यानी कि मिनिमा की दो चीजें निकाल सकते हैं, एक एंगुलर इसका पोजीशन और दूसरा लीनियर पोजीशन, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमा ये तो मैक्सिमा में ये जो सेंटर वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा, और उसके बाद यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर का आता है मैक्सिमा। क्लियर? तो जो हमें यहां पर मैक्सिमा मिलता है उसकी पोजीशन भी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक एंगुलर और दूसरी लीनियर। लीनियर यानी कि इस ब्राइट वाले, ये जो मतलब ये वाला जो मैक्सिमा है, इसकी जो लीनियर पोजीशन कहलाएगी वो कहलाएगी इतनी, मतलब ये वाली लेंथ निकाल लेंगे तो ये हमारी लीनियर पोजीशन फाइंड हो गई। इसी पे अगर हम लोग को एंगुलर पोजीशन बतानी है तो एंगुलर पोजीशन हो जाएगी कितनी, ये ऐसे,
ये जो फॉर्म होगी यहाँ पर, ठीक है, ये बन जाएगा हम लोग का एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालना है, कितना निकालना है, वो आगे देखते हैं। तो देखिए, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमा इज गिवन बाय, देख रहे हैं, उस केस में हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए, मिनिमा है तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा होगा, और साइन थीटा को हम लोग रखें तो एन लेमडा हो जाएगा बाई ए, और ये जो थीटा है ना, थीटा, ये थीटा क्योंकि स्मॉल है, उस केस में ये डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। तो वहां से हम लोग का ये निकल कर आ गया, समझ गए, तो ये निकल कर आ गया हम लोग की एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, ठीक है, nth सेकेंडरी मिनिमा, ये वाला हिस्सा थीटा, यही तो बताना था हमें, थीटा, ये थीटा हम लोग ने फाइंड कर लिया। उसके बाद आता है इसी में लीनियर डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखिए, आप लोग ने ये देखा होगा, ये चीज, अगर हम लोग को ये थीटा पता है और ये आर पता है, तो ये वाली जो लेंथ होगी, आर्क लेंथ जिसे कहते हैं, तो वो हो जाती है आर थीटा, हाँ या ना। इसी चीज को यहां पर अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली ये क्या हो गई, इस तरीके से आर, यानी कि ये डी जो है, कैपिटल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस ये हो गई कैपिटल डी, और ये जो एंगल है ये हो गया थीटा। अब क्योंकि यहां पर ऐसा आर्क फॉर्म नहीं हो रहा, तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये यहां पर आर्क क्यों नहीं है, ठीक है, मतलब आर्क ऐसे नहीं है, तो अब भी हम लोग ये वाला क्यों चूज कर रहे हैं इसको फाइंड करने के लिए। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो थीटा है वो स्मॉल है, और स्मॉल थीटा के लिए भी हम लोग का टैन थीटा वाला लग जाएगा, जहां पर कि टैन थीटा जो होता है वो होता है कितना, अगर टैन थीटा डायरेक्ट बात करें तो ये एक्सन डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, ये हो जाएगा टैन थीटा की नहीं, एक्सन डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। और क्योंकि ये थीटा बहुत स्मॉल है, तो वो उस पर भी हम लोग का अप्रोक्सीमेशन होता है कि फॉर स्मॉल थीटा जो टैन थीटा की वैल्यू होती है वो थीटा के बराबर ही होती है, तो थीटा इज इक्वल टू एक्सन डिवाइडेड बाई डी, और यहां से जो होगा वो बन जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स एन। यानी कि अगर हम लोग को एंगुलर पोजीशन पता है तो हम लोग लीनियर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उस मिनिमा की, और ये निकल कर आएगा एक्स एन इज इक्वल टू डी थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोग ने जब यहां पर पुट करी तो ये निकल कर आ गई। अब यहां पर हम लोग डी को F2 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ने मान लीजिए कि लगाया है लेंस, जैसे कि इसके बाद भी एक लेंस लगाया था ना उस पर, अभी तो मैं इसको समझाने के लिए यहां पर बाकी चीजें नहीं दिखा रहा, बट यहां पर एक लेंस लगा हुआ था, तो वहां पर हम लोग लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको डी के बराबर मान सकते हैं, ठीक, तो वहां से हम लोग का ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने, ये हो गया हम लोग का मिनिमा, जो nth सेकेंडरी मिनिमा है उसके क्या कहते हैं एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन फाइंड करने का तरीका। अब इस पे आगे चलते हैं और देखते हैं जो मैक्सिमा होता है तो उसके एंगुलर और लीनियर पोजीशन को फाइंड करते हैं। देखिए, अगर इसके एंगुलर और लीनियर पोजीशन की बात करें मैक्सिमा की, उसी कंडीशन से चलेंगे कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1, ये क्या हो रहा है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1, और यहां पर लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो ए है उधर इधर डिवाइड पे आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई पे तो इधर डिवाइड पे आ जाएगा, और बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अब वही अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा साइन थीटा अप्रोक्स टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा है, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1, लेमडा बाई 2 होता है, और ए इधर डिवाइड में आ गया तो हो गया 2a। ये हम लोग का एंगुलर जो है वो हम लोग को मिल गया, ठीक है, वो हम लोग को एंगुलर वाला मिल गया, एंगुलर पोजीशन। अभी इसी में हम लोग को लीनियर पोजीशन अगर निकालनी है तो लीनियर पोजीशन के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक्सन इज इक्वल टू डी थीटा, डी से मल्टीप्लाई किया, और हम लोग का ये लीनियर पोजीशन निकल कर आ गया किसका, मैक्सिमा फाइंड करने का, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा, यहां 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 इन सबको मैक्सिमा फाइंड करने का हमें पता चल गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं
सेंट्रल जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी होती है। तो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा को अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पोजीशन है लेकर यहां से यहां तक, ये हो गया बीटा नॉट, इसको लीनियर विड्थ कहेंगे। और ये वाली जो विड्थ है ये, इसको कहेंगे एंगुलर विड्थ। तो इसकी जो एंगुलर विड्थ होती है, अब अगर हमें ये थीटा पता है, इधर भी क्योंकि थीटा ही होगा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, यानी कि जो एंगुलर विड्थ होती है सेंट्रल मैक्सिमा की वो होती है 2 थीटा। और थीटा जो हम लोग का निकल कर आया है वो निकल कर आया लैम्डा बाई ए, ठीक है। और सेंट्रल की है, सेंट्रल मैक्सिमा की है, तो यहां पर हम लोग का सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो 2 लैम्डा बाई ए निकल कर आ जाएगी, वो भी कौन सी, एंगुलर विड्थ। इसी को हमें लीनियर विड्थ बनानी है तो वो हो जाएगी कितनी, क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर d के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2d लैम्डा बाई ए, या फिर f2 भी रख सकते हैं। f2 क्या है, जो सेकेंडरी यहां पर लेंस लगा हुआ था उसकी फोकल लेंथ। क्लियर, यहां से हम लोग का निकल कर आ गया लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जहां पर जो स्मॉल ए है वो है स्लिट की विड्थ, ठीक है, या फिर स्लिट हाइट भी कहते हैं। लेमडा हो गया वेवलेंथ, डी जो है वो हो गई हम लोग की सेपरेशन बिटवीन दिस एंड दिस। क्लियर। अब देखिए अगर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखें तो वो कुछ बनता है इस तरीके का, देख पा रहे हैं ना। यहां पर क्या देखा आपने कि ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है उसकी विड्थ कितनी है, 2 गुनी है बाकी के कंपैरिजन में, हाँ या ना। और साथ ही साथ बीच वाला जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, यहां पर एक बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है, जबकि यहां पर इंटेंसिटी घटती जा रही है। इसी वजह से इसका जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है वो ऐसे बनता है। अब देखिए यहां से यहां तक अगर हम लोग देखें, यहां से यहां तक, तो इंटेंसिटी अपने पीक पर है, ठीक है, इंटेंसिटी अपने पीक पर है, और उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, और वो भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिक्रीज होती है। देख रहे हैं यहाँ पर चमक रहा है, जबकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी बहुत कम है। फिर उसके बाद ऐसे कम होते 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 यहाँ पे ऐसे डाई आउट हो जाता है, और यहाँ पर भी ऐसे इधर वाला और इधर वाला सेम होता है, सेम हाइट का, और फिर ऐसे ऐसे करते करते डाई आउट हो जाता है। क्लियर। तो ये था हम लोग का इंटेंसिटी वेरिएशन, जैसे जैसे हम लोग सेंटर से इधर उधर जाते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं इस पे आगे और बात करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट की। तो देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है। पोलराइजेशन यहां पर हम लोग के पास ये है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिज्म में पोलराइजेशन की, तो वहां पर क्या वो कहते हैं कि मैग्नेटिकली पोलराइज्ड हो गया है कोई ऑब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि वहां पर जो मैग्नेटिक पोल्स है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। यही कहते थे ना कि उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया, जिसकी वजह से हम एक उस पर नेट पोलराइजेशन आ गया है। ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग मैग्नेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक जो चार्जेस वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल की, उसमें जब हम लोग डाइपोल मोमेंट्स के अलाइनमेंट को देखते हैं तो पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म केस में तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के अलाइंड होने पर हम लोग मैग्नेटाइजेशन उसको नाम दे देते हैं, बट वो भी एक तरीके का पोलराइजेशन ही है, क्योंकि मैग्नेटिक केस में हो रहा है तो मैग्नेटाइजेशन नाम दे देते हैं। तो इसी तरीके से लाइट के केस पे भी पोलराइजेशन होता है, जहां पर कि अगर एक ऑर्डिनरी लाइट को ले, उससे निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि जो लाइट होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चारों तरफ निकलती है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें, जैसे यहां पर ये जो लाइट आगे जा रही है, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैं यहां पर ड्रॉ करूं या इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करूं, तो वो ऐसे 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 बहुत ढेर सारी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऐसे ऑसिलेट कर रही होती है। ठीक है, अब ये जो ऑसिलेशन था ऐसा ऐसा, अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, इस वाले से। इस डायरेक्शन में जितनी भी ऐसे ऑसिलेट कर रही है, फिर
अगर यहां से निकलने वाली जो लाइट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट में बहुत कम होता है, और जो भी पोलराइजेशन होता है हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ओरिएंट होती है उसी डायरेक्शन में बोलते हैं कि वो लाइट पोलराइज्ड है। अब देखते हैं उसको अच्छी तरीके से क्या कैसा होगा। तो देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट में वही कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, यानी कि उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन है वो हर डायरेक्शन में मौजूद है, सिर्फ ये 4-5 डायरेक्शन नहीं, हर डायरेक्शन में मौजूद होता है, ठीक है। बट जब हम लोग एक किसी खास तरीके का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम लोग पोलराइजर कहते हैं, और ये जैसे कि अगर इसके एग्जांपल पे देखें तो टॉर्मेलिन क्रिस्टल जो होता है वो एक पोलराइजर की तरह एक्ट करता है, जहां पर जब ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये कैसी है अनपोलराइज्ड लाइट, फॉल होती है तो उसके बाद हम लोग को मिलता है एक सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है हम लोग की, मतलब एक क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये कहलाती है पूरी की पूरी लाइट पोलराइज्ड लाइट इन दिस प्लेन, ठीक है। इस प्लेन पर हम लोग की ये पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, ये प्लेन यानी कि ये, तो इस प्लेन को, ये जो प्लेन है हम लोग का ये कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। इस प्लेन में ये पोलराइज्ड है, क्लियर, क्योंकि इसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होते हुए जा रही है, इसके अलावा किसी और डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेट नहीं कर रही, ना तो ऐसे ऐसे कर रही ना तो इस तरीके से, समझ गए। ये होता है हम लोग का पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और किसकी हेल्प से होता है, इसको कई तरीके से करते हैं बट जो सबसे आसान है वो है पोलराइजर का यूज करके। अब देखिए इसी पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसपे कि ये जो हो रहा है ना ऐसे एरो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन है हर तरफ, क्लियर। अब एक पोलराइजर अगर इसके सामने लगाया गया और उसकी ये ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं इसको, या फिर पास एक्सिस बोलते हैं, जिस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ये पोलराइजर पास होने देता है और बाकी के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, समझे। यही काम होता है इस पोलराइजर का। तो ये जो पोलराइजर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पास होने दे रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली लाइट को पास होने दे रहा है, बाकी जो डायरेक्शन में है उनको क्या कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या बन गई, एक पोलराइज्ड लाइट बन गई, क्लियर। ये कहलाती है हम लोग की ट्रांसमिशन एक्सिस। अब इसी में अगर हम लोग एक और पोलराइजर ले आए जो कि यहां पर फंक्शन कर रहा है एनालाइज करने के लिए, इस पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए, इसलिए इसको बोल देते हैं एनालाइजर। ये भी एक पोलराइजर ही है, ठीक है। उस केस में जब ऐसे लाते हैं और इसकी पास एक्सिस, इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस अगर इस तरीके से क्या कर दी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दी, तो यहां पर कोई भी लाइट हम लोग को नहीं मिलती। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा पोलराइजर है, इस तरफ अनपोलराइज्ड लाइट है इस जगह पर, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, इधर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, हर डायरेक्शन में कर रही है। बट ये जो क्रिस्टल है या ये जो पोलराइजर है इसकी पास एक्सिस है इस तरफ, ठीक है, ये यहां पर है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा वही पास होगा, बाकी नहीं पास होंगे। तो यहां पर जब हम लोग को लाइट मिलेगी उस पर सिर्फ इस डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी जो कि ऑसिलेट कर रही होगी इस डायरेक्शन में, बाकी किसी और डायरेक्शन वाली नहीं मिलेगी। अब यहां से निकलने वाली लाइट को अगर मैं दूसरे पोलराइजर को रख दूं जो कि ऐसे रखा हो, जिसकी पास एक्सिस इधर हो ऐसे, तो अब क्योंकि ये वाली जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर है इसके, तो इस जगह पर कोई भी हमें लाइट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बात समझ पे आई। और इसी ये वाला जो था सेकंड वाला, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा क्या करें, इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस पे थोड़ा सा एंगल बनाकर देखें 90 के अलावा, तो हमें थोड़ी बहुत इंटेंसिटी देखने को मिलती है, और वो वेरी भी करती है एंगल चेंज करने के साथ साथ। वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो बताया था मेलस ने, क्लियर, बात समझ पे आई।
इस पे देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ये मैंने अभी बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लेन है ये, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये जो ऐसे बन रहा है ना, ये इसके अबाउट ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ऐसे, या पोलराइज्ड लाइट जो है उसका पोलराइज्ड प्लेन है हम लोग का। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान इस पे रखनी है, पता होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट रखी, पोलराइजर रखा, वहां से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाली हमें लाइट मिल गई, और उसके बाद एक एनालाइजर को रख दिया जो कि इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस में एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, उस केस में यहां पर मिलने वाली लाइट होगी 0। बट अगर इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस पे कुछ एंगल बन रहा हो थीटा, तो किस तरीके से चेंज होगा वो पता चलेगा मेलस लॉ से। इंटेंसिटी कैसे वेरी होगी वो पता चलेगा मेलस लॉ से। तो आइए अब देखते हैं मेलस लॉ को। तो मेलस लॉ कहता है, देखिए अगर ये जो पोलराइजर है ये और ये, इसकी पास एक्सिस ऐसी है और इसकी भी पास एक्सिस ऐसी है, ठीक है, वो पीछे रखा हुआ है, इधर आगे रखा हुआ है, लाइट उधर से फॉल हो रही है, इधर अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट क्या हो रही है, इस पे फॉल हो रही है, तो यहां पर एक पोलराइज्ड ऐसे मिल रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड लाइट मिल रही है, इसके और इसके बीच में, समझिएगा। ठीक है, इसके और इसके बीच में पोलराइज्ड लाइट मिली। क्लियर। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि इसकी पास एक्सिस ऐसी थी और इसकी भी पास एक्सिस ऐसी है, तो और सेम ही डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो प्लेन है वो ऐसे ही है, तो यहां से हमें लाइट बाहर मिल जाएगी, जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर अनपोलराइज्ड लाइट होगी, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट, और ये अनपोलराइज्ड लाइट जब इस पोलराइजर पर पड़ी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पोलराइज्ड हो गई, और उस पोलराइज के सामने जब हम लोग ने एक एनालाइजर रखा जो कि कैसा है, सेम पास एक्सिस पे है, मतलब इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस पे कोई भी एंगल नहीं बना हुआ है, एंगल 0 है, उस केस में पूरी पूरी लाइट ऐसे पास हो जाएगी। बट अगर हम लोग ने क्या कर दिया, 90 डिग्री इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस पे 90 डिग्री फॉर्म कर दिया, ये ऐसे ऐसे 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, ये 90 डिग्री अगर इसको इधर बना दें, तो उस केस में जो इंटेंसिटी हो जाती है वो हो जाती है 0, जैसे ये देखने को मिल रही है। ये ऐसे था और इसको ऐसे रख दिया, इसकी पास एक्सिस ऐसे, इसकी पास एक्सिस ऐसे, तो अब इन दोनों के पास से जो यहां से लाइट गुजरेगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर हमें लाइट इंटेंसिटी मिलेगी नहीं। जबकि अगर हम लोग ने इनके बीच में कुछ एंगल रखा, जैसे कि ये था ऐसे और ये था ऐसे, कुछ एंगल था थीटा, तो कुछ यहां पर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बट कंप्लीटली 0 नहीं होगी और ना फुली ब्राइट होगी। तो ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिलता है इस एंगल को चेंज करने के साथ, वो मिलता है इस तरीके से कि ये जो आउटपुट इंटेंसिटी होती है, जो आउटपुट इधर इंटेंसिटी मिलती है, वो प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के। यहां पर थीटा क्या है, पोलराइजर और एनालाइजर की पास एक्सिस के बीच का एंगल। ठीक है, समझ पे आया। तो यही चीज हमें यहां पर ध्यान देनी है। अगर इस पे 2 केस बनते हैं, 2 केस कैसे कैसे हैं वो आइए समझ लेते हैं। एक केस तो ये है जहां पर कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है वो I0 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी सॉरी ये तो सोर्स है, यहां इसकी ही इंटेंसिटी I0 है, तो इस I0 इंटेंसिटी से क्या हुआ, इस पोलराइजर के ऊपर लाइट फॉल करी। वैसे तो इसका जो सोर्स होता है उसका पावर होता है और इंटेंसिटी होती है जिस जगह पर ये लाइट फॉल हो रही होती है। तो यहां पर इस पोलराइजर पर I0 इंटेंसिटी जब फॉल हुई, वो भी कैसी, अनपोलराइज्ड, तो यहां पर हम लोग को पोलराइजर के बाद, ध्यान दीजिएगा, पोलराइजर के बाद जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी I0/2 होती है, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर हम लोग को ये दे दिया जाए कि इस पोलराइजर के बाद ही इंटेंसिटी I0 है, तो जो हम लोग का कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाता है। कैसे, अब क्योंकि अब इस एनालाइजर के बाद जो हम लोग को इंटेंसिटी निकालनी है वो निकल के आएगी इससे, और मेलस लॉ होता है ये कि I = I0 cos स्क्वायर थीटा। जहां पर ये जो I0 है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो वो I0 जब ये I0 फॉल हो रहा है किस पे, ये जो पोलराइजर है उसके ऊपर I0 फॉल हो रहा है, तो इस एनालाइजर के पहले जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी I0। तो यहां पर
आई नॉट बाई टू मिलेगा, तो यहां पर आई नॉट सिर्फ नहीं रहेगा, इस केस में हमें यूज करना पड़ेगा ये वाला आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पाई बात? आई नॉट इंटेंसिटी फॉल हुई पोलराइजर पर, पोलराइजर के बाद हमेशा मिलेगी आई नॉट बाई टू, एक एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। अब इस आई नॉट बाई टू की जो इंटेंसिटी वेरिएशन यहां पर देखने को मिलेगा थीटा के साथ, इसके और इसके पास एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, और इनमें इनको चेंज करने पर जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो निकल कर आएगा इतना। इसी में अगर इसी केस में लेट अस सपोज ये दे दिया कि यहां पर इंटेंसिटी कुछ भी हो, यहां पर इंटेंसिटी कुछ भी हो, बट इसके बाद इंटेंसिटी आई नॉट है, और फिर यहां पर हमें इंटेंसिटी वेरिएशन देखना है इस जगह पर कि क्या होगा, तो उसके लिए यूज करेंगे ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जो इंटेंसिटी आपको गिवन है वो एनालाइजर पर फॉल होने वाली इंटेंसिटी दी हुई है या वो इंटेंसिटी दी हुई है इस पोलराइजर के पहले फॉल होने वाली। देखो पोलराइजेशन के पहले अगर आई नॉट फॉल होगी तो पोलराइजर के बाद मिलेगी आई नॉट बाई टू, फिर इस आई नॉट बाई टू को हम लोग यहां पर यूज करते हैं इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर एनालाइजर पर फॉल होने वाली इंटेंसिटी को पुट किया जाता है। अगर एनालाइजर के ऊपर इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू फॉल हो रही है तो यहां पर आई नॉट बाई टू होगा, और अगर उस पे एनालाइजर पर आई नॉट फॉल हो रही है तो आई नॉट यहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। सिंपली ये है इतना, ठीक है। तो ये चीजें आपको दो केस समझने हैं। अब क्योंकि ये जो इंटेंसिटी वेरिएशन है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका जो वेरिएशन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। थीटा चेंज होने के साथ साथ, थीटा चेंज होने के साथ इंटेंसिटी वेरिएशन ऐसे देखने को मिलता है। क्लियर? समझ पे आई बात? अब चलते हैं आगे, और ये पोलराइड्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर कि एक पोलराइजर है इधर, ये भी एक पोलराइजर है। पोलराइड्स या पोलराइजर एक ही चीज होती है, और इन पोलराइजर या पोलराइड्स की प्रॉपर्टी है, देखिए कि वहां से जो लाइट आ रही है इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस से पास होकर हम लोग के तक आ रही है, इधर से भी आ रही है। बट अब दोनों पोलराइजर्स को अगर एक साथ हम लोग ने 90 डिग्री पर रख दिया उनकी पास एक्सिस को, देखिए इसकी पास एक्सिस इधर है, ऐसी है, अगर हम लोग मानना चाहें तो ऐसे मान सकते हैं, और इसकी पास एक्सिस ऐसी है। कैसे पता चल रहा है? ये देखिए इस पे निशान बने हुए हैं, ये ठीक है, इसकी ऐसे। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया इस कॉमन एरिया पे? 90 डिग्री। यानी कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग लेकर चले और थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो हमें जो इसके बाद इंटेंसिटी मिलेगी वो मिल जाएगी 0, इस पोलराइजर के बाद जो मिलेगी वो मिल जाएगी 0। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ये होता है हम लोग का पोलराइड्स या पोलराइजर। अब ये क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी के साथ होता है पोलराइजर या पोलराइड, तो इसके बहुत ढेर सारे यूजेस हैं। जैसे कि ये यूज होता है जो एक्सिस ग्लेयर होता है, जब हम लोग पहाड़ वाले इलाके में जाते हैं या जो स्नो वाले एरिया पे जाते हैं, तो वहां पर जैसे कि बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, और आप खड़े हैं इस जगह पर, इधर सन है, सन से रोशनी निकल रही है, ये जो यहां पर रोशनी आ रही है, ठीक है, वो एक तो आपके डायरेक्ट आंखों पर आ रही है, दूसरी किसी जगह पर जहां पर स्नो पड़ी हुई है उससे टकरा के आ रही है, ठीक है। तो आपकी आंखों पर एक्स्ट्रा ग्लेयर पड़ रहा है। उस केस में जो यहां से लाइट जाती है वो एक्चुअली पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है, टकरा के जो जाती है वो पोलराइज्ड हो जाती है। तो उस लाइट को क्या करते हैं, जो सन ग्लासेस होते हैं उस पर पोलराइड्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले को ये कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले को ब्लॉक कर देता है। यानी कि समझिएगा कि अगर इस प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पर वाइब्रेट करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड या जो लाइट है वो ऐसे आ रही है और हम लोग ने ऐसे पुट कर दिया है, एनालाइजर बोलिए या पोलराइजर बोलिए या पोलराइड्स बोलिए, वो क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। इधर हम लोग को कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। क्लियर? उसी चीज का यहां पर एप्लीकेशन होता है। इसी तरीके से इस पे भी रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ग्लेयर ही रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है हेडलाइट्स वगैरह की। साथ ही साथ
जैसे ओल्ड पेंटिंग्स होती हैं, ऑयल पेंटिंग्स, तो उनकी कलर कंट्रास्ट, यानी कि जो ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर रेड है और यहाँ पर ग्रीन है, तो इनमें बहुत ज़्यादा हम लोग को डिफरेंस समझ पे नहीं आता कलर्स पे। तो इनकी कलर कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए, जैसे कि देखिए ये कॉन्ट्रास्टेड है, यहाँ पर ये एकदम व्हाइट है और इधर ब्लैक है, ये इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। बट कहीं पर कभी कभी होता है कि दो चीज़ें एक पिक्चर पर अलग अलग समझ पे नहीं आती, तो वहां पर क्या कहा जाएगा कि कंट्रास्ट उनका क्या है, कम है तो वो रेड, है तो वो ग्रीन, बट उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा समझ पे नहीं आ रहा, तो उसकी इंटेंसिटी अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वहां पर ये यूज होते हैं पोलराइड्स, ठीक है। या फिर विंडशील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, विंडशील्ड यानी कि वो जो आगे वाला शीशा होता है उस पर भी ये यूज होते हैं। दूसरा विंडो पेन्स वगैरह, जो हम लोग घरों में खिड़कियां वगैरह लगती हैं, ऑफिसेज में खिड़कियां लगती हैं, उसके जो कांच वाले पूरे हिस्से में हम लोग के पोलराइड्स यूज होते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो हम लोग के सन है वो एंटर ना करे। इसी तरीके से 3D मूवीज में जब आप जाते हैं किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने, तो वहां पर आपको चश्मे प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि उस इक्विप्ड होते हैं पोलराइड से, जिसकी वजह से आप एक यहां पर जो इमेज 2D है उसको आप 3D देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? एक्चुअली उस पर सिंपल सा ऐसा है कि वो दो पिक्चर्स को एक साथ यहां पर दिखाते हैं। दो पिक्चर मतलब ऐसा नहीं कि दो अलग अलग पिक्चर में, वो मूवी की बात नहीं कर रहा, मतलब वो जो टाइटल है उसकी अलग बात नहीं कर रहा कि एक मूवी ABC है और एक मूवी DEF है, इसकी बात नहीं कर रहा। सेम मूवी उसके दो यहां पर एक साथ चलते हैं 3D के केस में, तो हो सकता है एक जो चल रहा हो उस पे ओरिएंटेशन उस पे ऐसा ऐसा हो, और इसी के जस्ट ऊपर जो चल रहा हो, अब वो बनाते ही ऐसे हैं कि वो एक साथ ही चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक लगाया प्रोजेक्टर फिर दूसरा लगाया, वो एक ही प्रोजेक्टर से सारी चीजें आती हैं, बट वहां पर जो प्रोजेक्ट हो रहा होता है वो दो इमेजेस हो रही होती हैं एक साथ, ठीक है, कुछ ऐसी होती है, ठीक। अब जो आप लोग ने चश्मा लगाया है, एक चश्मे से सिर्फ आपको दिखाई देंगी, इसको मैं दोबारा बना देता हूं। मान लीजिए कि ऐसे बनाया मैंने, एक में सिर्फ ऐसे ऐसे हैं और ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा होता है ऐसे। तो अब क्या हुआ कि आपको एक आंख से सिर्फ रेड वाली मूवी दिखाई दे रही है और एक आंख से सिर्फ ब्लू वाली दिखाई दे रही है। तो उस वजह से क्या होगा, आपको दो इमेजेस जो एक साथ सामने रखी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा अलग एंगल पे होते हैं, हल्के से अलग एंगल पे होते हैं, तो हमारी आंखों पे दो अलग एंगल से चीजें एंटर करती हैं। जैसे कि अगर मैं इस पेन को देखूं तो इसके फ्रंट से आने वाली लाइट और इसके बैक से आने वाली लाइट मेरे आंखों पे अलग अलग एंगल फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से मुझे इसकी डेप्थ पता चलती है। तो सेम एंगल को क्रिएट करने के लिए पोलराइड्स का यूज होता है, जिससे कि एक ही इमेज पे दो अलग अलग ओरिएंटेशन वाले जो इमेजेस होते हैं वो हमारे आंखों पर अलग अलग जाते हैं, जैसे जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ऐसा आभास होता है कि हम कोई 3D मूवी को देख रहे हैं। बात समझ पे आई? तो ये था हम लोग का जो भी इससे रिलेटेड था, जो डिफ्रैक्शन था या पोलराइजेशन था उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये सारी चीजें थी वो समझ पे आई होंगी। थैंक यू।